अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत खबर के साथ आज हम सुबह पाकिस्तान का आगाज करेंगे। ये वो खबर है जिसके लिए यकीन जानिए उम्मत मुस्लिमा ने 2 साल इंतजार किया है। मैं बात कर रहा हूं कोविड के बाद लगने वाली पाबंदियों की, और उस पाबंदी की जिसने हम सबको दुखी किया, रंजीदा किया। वो पाबंदी जो कि मताफ में यानी खाना काबा में लगाई गई, खाना काबा के गिर्द एक दीवार बनाई गई, हमें हजर अस्वद से दूर किया गया, किस्वाए काबा से दूर किया गया, मुल्तजिम से दूर किया गया, हतीम से दूर किया गया। लेकिन आज इतने प्यारे विजुअल्स आ रहे हैं हतीम से, खाना काबा यानी मताफ से, कि वो पाबंदियां हटा दी गई हैं। कोविड की तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब जो भी ज़ायरीन वहाँ पर जाएंगे वो हजर अस्वद को बोसा भी दे सकते हैं, वो मुल्तज़िम के करीब जाकर चिमट कर दुआएं भी मांग सकते हैं, वो किस्वा काबा यानी गिलाफ़ काबा से चिमट कर, चूम कर, उसको महसूस कर कर उसे बिल्कुल मैं कहूँगा कि बाहों में लेकर दुआएं कर सकते हैं। चूँकि कहा यह जाता है मुल्तज़िम वो जगह यानी हजर अस्वद से लेकर मुल्तज़िम के दरमियान ये वो जगह है जिससे मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा यहाँ पर खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। ये वो मकामात हैं जो कि इतने मुक़द्दस मकामात है कि वहाँ पर जब इंसान जाता है यूँ तो खो जाता है, भूल जाता है कि कौन सी दुआ करनी है, लेकिन फिर भी जब आप दुआ मांगते हैं वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अभी हज के दिनों में यही दुआ हम करते रहे कि ये पाबंदियाँ जल्द ख़त्म हो जाएं, फिर से हम काबा के करीब जा सकें। लेकिन अब हज सीज़न के बाद इन पाबंदियों को हटाया जा रहा है, रश भी कम है, और जब वो तमाम पाबंदियाँ हटाई गई, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं कहूँगा कि दुनिया के खुशकिस्मत तरीन वो लोग थे जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने फिर फ़ौरन से जाकर हतीम में नवाफिल भी अदा किए, मुल्तज़िम के करीब भी गए, दीवारों के करीब गए, और इस तरह से खूबसूरती के साथ मैं कहूँगा कि ये मनाज़र हम देख रहे हैं। तो आज दिस इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन, क्योंकि ज़ाहिर हम सब ने इसके लिए बड़ा इंतज़ार किया, बहुत दुआएं की हैं। तो अब चूँकि उम्रा सीज़न उम्रे का आगाज़ हो चुका है, हमने कल भी आपसे शेयर किया था कि जो कोविड SOPs हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ख़त्म करते हुए 20,000 उम्रा वीज़ा जारी कर दिए गए हैं। तो अल्लाह करे अल्लाह हम दोबारा अपने घर बुलाए, अपना मेहमान बनाए, और हम फिर से वहाँ पर जा सकें, और हरम में जब जाएँ, मताफ़ में जब जाएँ, तो फिर से काबा के करीब जा सकें। अल्लाह हम सब की ये दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। तो ये जनाब बहुत ही खूबसूरत मनाज़र इस वक्त जब हम लाइव भी मैं और सलमा देख रहे थे तो हम सब ये डिस्कस कर रहे थे कि इसका इंतजार था हमें, जो बिलाखिर वो घड़ी आ गई। बिल्कुल, और अल्लाह ताला जैसे आपने कहा कि हम सबके दिलों की ख्वाहिशें पूरी करे, हमारी हसरतें पूरी करे, और हमें वो लम्हा नसीब हो जब हम अल्लाह के घर दोबारा जाएं और पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद हम हाथ भी लगा सकते हैं खाना काबा को, हम अंदर नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि आने वाले साल में, इसी साल में अल्लाह ताला मौका दे मुझे, शुएब को, हमारे घर वालों को, हम सबको। बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तो हम मौजूद थे सऊदी अरब में। अब ज़रा पाकिस्तान आ जाते हैं और मौसम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अब बारिशें तो हो रही थी, लेकिन कल बारिश नहीं हुई और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई है। और गर्मी होने की वजह से क्या हुआ है कि हब्स बढ़ जाता है। ये जो महीना होता है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, तो अगस्त में हब्स काफ़ी ज़्यादा होता है। हब्स की वजह से ज़ाहिर टेम्परेचर उस तरह का नहीं होता, फैन के नीचे भी बैठे हो तो कंफर्टेबल रहते हैं, एसी का इस्तेमाल कम हो जाता है। लेकिन हब्स में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, आपको ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, और इसके अलावा आपको खाने पीने में बहुत एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि पेट के अमराज, मैदे के अमराज में इजाफा हो जाता है। स्पेशली हम बलूचिस्तान की रोज़ बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, KP की बात करते हैं, जहाँ वो हिस्से जो इस वक्त सैलाब से मुतासरा हैं, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, राशन की तकसीम जारी है, खैमे, अद्वियात, मेडिकल कैंप, तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारी फोर्सेस, हमारे इदारे इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के लिए रिहैब प्रोसेस को तेज से तेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का 2 बार दौरा किया। उसके अलावा वो KP के जो मुतासरा अजला है वहाँ पर गए, वहाँ पर मुतासरीन के लिए जो इमदाद का काम है, बहाली का काम है, रिलीफ का काम है, उसका उन्होंने जायज़ा लिया, उनको ब्रीफिंग दी गई। जितना हो सका वफाक ने सपोर्ट किया, सूबों को बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान कुछ हादसात भी पेश आए, और उन हादसात का जिक्र हम इसलिए भी करेंगे चूँकि हम जब इदारों की बात करते हैं, हम ये जिक्र करते हैं जो रिलीफ ऑपरेशंस वहाँ पर जारी हैं। इसमें आप ये देखिए कि मौसम सख्त था, हालात सख्त थे। हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन उन सख्त हालात में भी, उस सख्त सम में भी परवाह अगर नहीं की तो हमारे बहादुर जवानों ने, अफसरान ने नहीं की। मैं बात उस हेलीकॉप्टर की कर रहा हूँ जो उड़ा था
मंजिल थी उसकी वो तमाम इलाके जहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस को ना सिर्फ देखना है बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। वो हेलीकॉप्टर उड़ा, उसमें हम देखते हैं कि अफसरान भी मौजूद हैं, उसमें सिपाही भी मौजूद हैं। वो जाते हैं वहाँ पर, मंजिल क्या है उनकी कि मदद करनी है। मंजिल ये है कि वो तमाम अज़ला, वो तमाम इलाके जहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त रिक्वायर्ड है वहाँ पहुँचना, लेकिन पहुँच नहीं पाते। सख्त मौसम की परवाह किए बगैर उड़े थे। आप उनका हौसला देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, उनकी जुर्रत देखिए, उनकी बहादुरी देखिए, उनका दिल देखिए। ये जाने बगैर, ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर कि कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, वो फिर भी उड़े। लेकिन सख्त मौसम की वजह से वो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और उस हेलीकॉप्टर का मलबा कल मिलने की तस्दीक ISPR की तरफ से की गई। मूसा गोट का इलाका जहाँ से मलबा मिला, कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इनकी शहादत पर हमें फ़ख्र है। मैं ये कहूँगा कि हमें फ़ख्र है, चूँकि इनके होने की वजह से हम हैं। ये रिलीफ ऑपरेशन में जिस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तभी तो काम उस तरीके से हो पाता है। इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगढ़ नहीं जाएंगी। ये कुर्बानी जो उन्होंने दी है एक नया बेंचमार्क मैं कहूँगा सेट कर दिया है कि जब रिलीफ ऑपरेशन में हम देखते हैं कि किस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, तमाम अस्करी क़यादत ने और सिविल क़यादत ने उनको उनकी शहादत पे ये ज़रूर कहा कि हमें फ़ख्र है अपने इन शहीदों पर। एक रिपोर्ट है इस सारे मामले पर, जिस तरह से हम अपने बहादुर सिपाहियों को, बहादुर अफसरान को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आइए मिलकर वो रिपोर्ट देखते हैं। लहू की दस्तक से आ जगाया, नकद है सारा न कुछ बकाया, के तेरी राहों में या DG ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज लापता होने वाला पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बाइस लसबेला में हादसे का शिकार हुआ। अंधोना अक्सानहे में हेलीकॉप्टर में सवार 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपने दीगर हमसफरों डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ, कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर सईद अहमद, को पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का गुज़श्ता रोज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता मुनक़ते हुआ था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बाइस हादसे का शिकार हुआ। 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर 2 बार तमग़े बिसालत से भी नवाजा जा चुका है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शहीद लेफ्टिनेंट जनरल के पसमानदगान में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। उन्होंने मार्च 1989 में पाक फौज की 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 33 साल पाक फौज में खिदमत अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद ने अपने अस्करी कैरियर के दौरान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा की कमान भी की। हादसे में शहीद होने वाले दूसरे सीनियर अफसर कमांडर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट से था। 2 बेटों और 1 बेटी के वालिद मेजर जनरल अमजद हनीफ ने अप्रैल 1994 में पाक फौज की 19 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 29 साल पाक फौज में अस्करी खिदमत अंजाम दी। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में तीसरे सीनियर फौजी अफसर कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी सवार थे, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। 3 बेटियों और 3 बेटों के वालिद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद ने 1994 में 20 इंजीनियर्स में शमूलियत इख्तियार की और 29 साल पाक फौज से वाबस्ता रहे। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान बारूदी सुरंगों की क्लियरेंस और दीगर धमाका खेज मवाद बरामद करने की हसास जिम्मेदारी निभाई। हालिया दिनों ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर की हैसियत से बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की कमान कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर सईद शहीद का ताल्लुक लाड़काना से था। शहीद शादीशुदा और 1 बेटे और बेटी के वालिद थे। को पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान शहीद सोगवारान में 2 बेटे शामिल हैं, जबकि हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर के क्रू चीफ नाइक मुदस्सिर फयाज का ताल्लुक नारोवाल से था। सदर डॉक्टर
डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राब्ता करके बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान और जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने उनके लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की और उनके अहले खाना के लिए इजहार हमदर्दी किया। सदर मुमलिकत ने मुल्क कौम के लिए शोहदा की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम के फरशनास बेटे बलूचिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कामों में मसरूफ थे और उन्होंने अपने फर्ज की अदायगी और कौम की खिदमत के लिए इंतहाई जहाँ फिशानी, मेहनत और लगन से काम करते हुए जामे शहादत नोश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत को बताया कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि वतन के ये बेटे कौम का फख्र हैं, जिन्होंने अपनी जानें सैलाब में घिरे अपने हम वतनों की जानें बचाने के लिए कुर्बान की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथी इंसानियत की खिदमत और फर्ज की बजा आवरी की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आज़म ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए कहा कि पूरी कौम शोहदा के अहले खाना के गम में शरीक है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फ्लड रिलीफ के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और सिपाही के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज के अफसरान और सिपाही ने इमदादी सरगर्मियों की अंजाम दही के दौरान जामे शहादत नोश किया। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी काबीना के अरकान, सियासी रहनुमाओं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने भी हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद होने वाले पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स और जवानों की शहादत पर दिल इंतहाई रंजीदा और दुखी है। वतन और फराइज की राह में जानों पर खेल जाने वाले कौम के हीरोज को हम सब का सलाम। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके प्यारों को सब्र अता फरमाए, आमीन। के तेरी राहों आपने मुलाहिजा की और शोहदा बिलाशुबा किसी भी कौम के माथे का झूमर है। कुछ आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान का हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सऊदी फलाही इदारे किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से इमदादी सामान पहुंचाया गया है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ये सामान है, जिसमें 1000 राशन बैग्स 5 अजला में पहुंचा दिए गए हैं। एनडीएमए ने ये सामान जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, सिब्बी और केच में इंतजामिया के हवाले किया है, जिसके अंदर आटा, दालें, घी, चावल और इस तरह की जो बेसिक ज़रूरियात की अशिया हैं वो शामिल हैं, ताकि लोगों की कुछ मदद हो सके। इसके अलावा कुछ NGOs भी वहाँ पे काम कर रही हैं और गवर्नमेंट लेवल पे तो ऑफ कोर्स किया जा रहा है, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी। तो ये सऊदी फलाही इदारे की जानिब से एक अच्छा इकदाम था जो वहाँ के लोगों की फैसिलिटेशन के लिए कहेंगे बलूचिस्तान पुकार रहा है पाकिस्तान, हम सबको मदद करनी है और बढ़ चढ़ कर मदद करनी है। बढ़ते हैं आगे, नींद की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में जारी यानी क्लाइमेट चेंज की मैं कहूँगा कि तबाह हाली है ये, या यूँ कह लेते हैं इसको, जो इस वक्त गर्म मौसम है, बिलखुसूस वो ममालिक जहाँ पर पहले इतना गर्म मौसम नहीं होता था, ये दिन या रात इतनी गर्म नहीं होती थी, अब हो ये रहा है कि उस गर्मी की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। ना सिर्फ डिस्टर्ब हो रही है बल्कि जो स्लीप पैटर्न्स आपके थे वो भी चेंज हो रहे हैं और जितने घंटे आप नींद करते थे वो भी आपके चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टैट्स सामने आए हैं वो ये हैं कि 68 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो गर्म मौसम है और वो नींद की कमी का बाइस बन रहा है। जो साइंसी तहकीक है उसमें ये बताया गया कि आलमी दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है, ग्लोबल जो वार्मिंग है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इंसानी नींद पर इसका असर पड़ रहा है। और 68 कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि 47 अफराद के नींद के इदाद शुमार जो है उसको स्टडी किया गया है। और इस तहकीक में कहा गया कि इस सदी के आखिर में ज़्यादा गर्म दर्जा हरारत के जो इलाके वहाँ पर एक फ़र्द की सालाना 50 से 58 घंटे नींद कम हो सकती है। यानी आप देखें वो नींद चोरी कर लेगा मौसम, 50 घंटे आपकी सालाना नींद कम हो जाएगी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल साल में सो रहे थे 400 घंटे में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा ही सो रहे होंगे आप तो आप 350 घंटे सोएंगे। साइंसदान ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जैसे कम आमदनी वाले हम मुल्कों की बात करें, अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात करें, तो यहाँ पर ये जो मामला है ज़्यादा मुतासर कर सकता है। तो अगर आप पहले 8 घंटे सो रहे थे तो हो सकता है इसकी वजह से अब आप 6 घंटे सो रहे हो या 7 घंटे सो रहे हो। यस, क्योंकि अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से पारा हाई हो जाए
तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि लाइट चली जाए तो हमारी नींद वैसे डिस्टर्ब होती है। तो अगर पारा वैसे चीज़ नहीं होंगे या कूलर्स नहीं होंगे या जो लोग वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे वाकई गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। और ये जो रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये बहुत बड़ी स्टडी थी, 68 कंट्रीज की स्टडी थी, जिसमें 47,628 अफराद के जो स्लीप पैटर्न्स थे उनको स्टडी किया गया। तो शोएब, आपकी बातें बड़ी ऑथेंटिक होती है, मैं मानूंगी आपकी बात आज के बाद। लेकिन 14 मिनट की नींद हमारी जो है ना वो मुतासिर होती है अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर। ये मेरे ख्याल में पर डे की बात हो रही पर डे की बात है ना। और 14 मिनट आपके रोज कम हो तो सोचे कितना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ सोने में तेज नहीं है, हम और भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, पूरी दुनिया में अच्छे काम करते हैं। और हम और एक ऐसे नौजवान की कहानी मैं आपको बताती हूँ जिन्होंने जनाब सऊदी अरब में सऊदी शहजादे का दिल जीता क्या है। बात है? एक पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय की मैं बात कर रही हूँ जिसने दुबई के वली अहद का दिल जीत लिया है। सॉरी, सऊदी अरब नहीं, दुबई की बात हो रही थी, माय मिस्टेक। कोई बात नहीं, एक ही बात है, आसपास ही है, साथ साथ आसपास ही है, कोई नहीं। हाँ, तो दुबई की जनाब मैं बात कर रही हूँ, वली अहद का दिल जीता है हमारे नौजवान ने जब उनकी मसरूफ गली से कंक्रीट का ब्लॉक हटाने की वीडियो वायरल हुई। ये पाकिस्तानी शहरी, इनका नाम अब्दुल गफूर है, जिनको एक मसरूफ चौराहे पर गर्मी के दौरान ईंटें हटाते हुए देखा जा सकता है इस वीडियो में। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई तो जनाब वली अहद शहजादा हमदान बिन मोहम्मद की तवज्जो इस वीडियो ने अपनी जानिब मबजूल करा ली। शहजादा हमदान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे पूछा कि दुबई में एक अच्छा काम जिसकी तारीफ की जाए, क्या कोई मुझे इस आदमी की निशानदेही कर सकता है, शनाख्त बता सकता है। और फिर उन्होंने अपनी ट्वीट पे कमेंट किया और उन्होंने बताया कि भाई अच्छा नौजवान मिल गया, और वो अच्छा नौजवान था जनाब एक पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी से बुरे काम नहीं करते, बदनाम नहीं है, अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, जिसकी हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और ये हम साथ उसकी न्यूज भी चला रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम भी इनको ढूंढे और हम भी इनको शो में जरूर बुलाएं, क्योंकि ज़ाहिर ने हमारा सर फखर से बुलंद किया है माशाल्लाह। बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की है। दीन भी यही सिखाता है हमें, अगर आप रास्ते में कोई ऐसी रुकावट देखें आप उस रुकावट को हटाएं। यू नेवर नो आपकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दे और आपको ना ऐसा कोई इनाम दे दे। इनाम से मुराद मेरी ज़ाहिर है जन्नत में घर है, और रास्ते से एक पत्थर हटाना भी नेकी है। एग्जैक्टली उसी की तो बात हम करें कि बड़ी बड़ी नेकी की बात है। चलें बढ़ते हैं आगे, कुछ हम हेल्थ की बात करते हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान में कोविड स्टैट्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और जब हम बात कोविड ही कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर हम शेयर करते हैं ग्राफ कहाँ जा रहा है। 7th वेव है और आज के जो स्टैट्स हैं यानी लास्ट 24 आवर्स के उसमें हम ये देख रहे हैं जनाब के थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ, विच इज़ वेरी गुड। कि लास्ट टाइम हमने 3 point something was the positivity ratio, बट आज की जो पॉजिटिविटी रेशो आ रही है वो 2.84 आ रही है। 13,000 के करीब पाकिस्तान में टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 392 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। अगर हम बात करें कि तशवीशनाक हालत जो मरीजों की है तो उसमें कहा जा रहा है कि 156 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 2 मरीज ऐसे जिनकी जान चली गई। तो स्टिल कोविड जानलेवा है, जान ले रहा है, एहतियात करनी है। ये 2.84% भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही है, हमें इसको बिल्कुल मिनिमम लेकर आना है। तो ये तो बात हमने कोविड की, लेकिन एक और खतरा जो कि पूरी दुनिया पर इस वक्त है वो है मंकी पॉक्स का। बिल्कुल, मंकी पॉक्स की भी बात कर लेते हैं। वो तो चलो इस वक्त तो जो उसका ज्यादा दबाव है वो हमारे आसपास की कंट्रीज में है, लेकिन पाकिस्तान में पोलियो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको टैकल करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान कोलैबोरेट करके इसके मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। इसको बिल्कुल जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने चीजें आ रही हैं वो ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर मौसर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। बनू की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद, नौशहरा, रावलपिंडी, स्वात और पेशावर से जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उनमें वायरस की तस्दीक हुई है। तो मौसर इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वालिदैन से अपील ये की जा रही है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। जरा सी एहतियात आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाली नस्ल को आपने मजबूत बनाना है, उनको तोहफे में बीमारियां नहीं देनी, आपने उनका ख्याल रखना है। और जब बच्चे इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सकें तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने बच्चे की जिंदगी की, उसकी सेहत की हिफाजत करनी है और आने वाली नस्लों को संवारना है। तो मंकी बॉक्स का जिक्र भी हम इसलिए करना चाह रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने कहा कि पाकिस्तान में भी केस नहीं है, बट हम सबको इसलिए बहुत विजिलेंट रहना है और हम विजिलेंट हैं। हम अपने दाखिली रास्तों के हवाले से भी देख रहे हैं कि चेकिंग्स की जा रही हैं। हम अपने हॉस्पिटल्स को भी देख रहे हैं कि मोर इक्विप्ड किया जा रहा है ताकि खुदा ना खास्ता कोई केस रिपोर्ट हो तो फ़ौरन से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और उसको बेहतर किया जा सके। तो जनाब
एशिया में मंकी पॉक्स रिपोर्ट हुआ है। मैं बात एशिया की कर रहा हूँ, बात अपने पड़ोसी मुल्क की कर रहा हूँ, मैं बात भारत की कर रहा हूँ, वहाँ का रियासत केरला उसका जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पर मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ और एक नौजवान जो हलाक हुआ है वो मंकी पॉक्स से हलाक हुआ है, ये खबर सामने आई है। तो आहिस्ता आहिस्ता मंकी पॉक्स फैलता चला जा रहा है। आपको याद है 23 जुलाई जब WHO ने इसको आलमी सतह पर हेल्थ इमरजेंसी के नफाज के हवाले से कहा था कि हम मंकी पॉक्स को भी आलमी हेल्थ इमरजेंसी में ले रहे हैं, और ये अब केरला से रिपोर्ट आना 22 साल शहरी मंकी पॉक्स से इसकी हलाकत तशवीशनाक है कि अब जो उसके 7 लोग कांटेक्ट में थे, तकरीबन 21 अफराद, इन सबको अब आइसोलेट किया गया है, उनको अब ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ज़ाहिर है जिस तरह से ये फैल रहा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसा कोई केस रिपोर्ट ना, यूँ तो हम ग्लोबल लेवल पर ये दुआ करते हैं, लेकिन हमें बहरहाल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कोविड आपको याद है ना चाइना से स्टार्ट हुआ, जिस तरह से फैलता चला गया, फिर इटली हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैला, बट कुछ में कम उसकी तबाही थी। बट मंकी पॉक्स का पैटर्न क्या होगा, चूँकि ये शक्लें बदल रहा है, इस वक्त 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं, दोनों अफ्रीकन वेरिएंट्स हैं, लेकिन किस तरह से ये म्यूटेट करेगा, किस तरह से ट्रैवल करेगा, किस तरह से स्प्रेड करेगा, यू नेवर नो। तो हमें बहरहाल एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होगी। बिल्कुल। और पाकिस्तान को जब हम महफूज बनाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान के ज़ाहिर बॉर्डर्स पे भी हमने सख्त चेकिंग कर दी है ताकि मंकी पॉक्स के केसेस पाकिस्तान ना आ सकें, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान महफूज है, अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन पाकिस्तान हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। अगस्त का महीना है, यौम पाकिस्तान करीब है, डायमंड जुबली इस बार हम मनाने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, फलाह के लिए हर वो काम हम करते हैं जो ज़रूरी हो, जिसका पाकिस्तान की बका के साथ ताल्लुक हो, इस्तेहकाम के साथ ताल्लुक हो। कुर्बानियों का जिक्र हम कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तारीख को हम कैसे भूल सकते हैं। हमने कितनी जद्दोजहद के बाद इस मुल्क को हासिल किया, कितने लोगों का लहू इसकी बुनियादों में शामिल है। हम डेली एक रिपोर्ट चलाते हैं, कभी हम खवातीन के किरदार का जिक्र करते हैं, कभी हम सहाफ़ियों के किरदार का जिक्र करते हैं। तो आज एक रिपोर्ट है हमारे पास, सरप्राइज है, आपको दिखाते हैं। 20वीं सदी के अवाइल में जनूबी एशिया के मुसलमानों पर गुलामी की स्यारात के अंधेरे छाए थे, जिसने उनके मजहब, तर्ज माशियत और खुददारी को बुरी तरह पामाल किया। ऐसे में शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल का एक ख्वाब देखा। 1930 के तारीखी खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों की आज़ाद रियासत का ख्वाब पेश किया गया, जिसने मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी और वो अपने निस्बुलनैन के हसूल पर कारबंद हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर की सूरत में इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर पेश की। 1940 से 1947 के दरमियान कायद-ए-आज़म और उनके रुफ़क़ा-ए-कार ने पाकिस्तान की मंजिल के हसूल के लिए अनथक जदोजहद की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान एक ख्वाब की अमली तस्वीर ही तो है जो हमारे रहनुमाओं ने देखा, जिसके लिए लाखों खानदानों ने जानो माल की कुर्बानियाँ दी। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत वकूफ़ पजीर हुई और लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का ख्वाब शुदा ताबीर हुआ। मगर एक और ख्वाब की तकमील अभी बाकी है, इस वतन अजीज को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का ख्वाब, इस कश्वर हसीन को दिलनशीन बनाने का ख्वाब और इस मुमलिकत खुदादाद को इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाने का ख्वाब, जिसे हम ताबीर देंगे। 20वीं सदी के रिपोर्ट आपने देखी। बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ, और आज का हमारा मौजू है बच्चों से जुड़ा। तो बच्चों की जब हम बात करते हैं, वालिदैन ज़रा मैं कहूँगा कि बड़े ध्यान से इस सेगमेंट को सुने। हम सब ये ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे का अगर वेट थोड़ा सा बढ़ता है, हम कहते हैं बड़ा प्यारा सा लग रहा है, गोलू मोलू सा लग रहा है, बबलू सा लग रहा है, हम इस तरह कहते हैं। बड़ा खुश भी होते हैं जी, बच्चा बड़ा फूला फूला सा है। हम ये भी देखते हैं जी, बच्चों को हम ठूंस रहे होते हैं समटाइम्स कि अच्छा ये तुम शुगरी सीरियल्स भी खाओ ताकि और तुम्हारा वेट बढ़े और तुम और प्यारे हमें लगो। ठीक है, बच्चे तो मासूम में प्यारे तो लगते हैं, लेकिन ये जो बचपन में यानी 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चों का अगर मैं जिक्र करूं और इसमें शुगरी सीरियल्स का जिस तरह इस्तेमाल देखते हैं और उसकी वजह से बच्चों का जो वजन बढ़ता है, फिर उसके बाद जंक फूड हम देखते हैं, बच्चा कहता है मैं बर्गर ही खाना है, मैंने पिज्ज़ा ही खाना है, मैंने पास्ता ही खाना है, मैंने लजानिया ही खाना है, फिर जो वजन बढ़ता है ये ज़िंदगी भर के लिए कैसे आपकी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है, आज हम इस पर बात करेंगे। चाइल्ड ओबेसिटी की बात करेंगे और चाइल्ड ओबेसिटी के साथ हम ये जरूर जिक्र करेंगे ये शुगरी सीरियल्स या फॉर दैट मैटर आपका जो लाइफ स्टाइल है, बच्चा जिस तरह से खा रहा है और जो चीनी का इस्तेमाल बचपन से बढ़ जाता है बच्चे का, उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो रही होती है। यानी छोटी उम्र में डायबिटीज़ का होना भी और मोटापा और डायबिटीज़ लिंक्ड होती हैं ये चीज़ें। तो आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमैया आफ्ताब साहबा ने, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच शोएब एंड समरा फॉर इनवाइटिंग मी।
ग्रेट। डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात हमने की, बट हम चाह रहे हैं कि आपसे पहले हम इस पर ज़रूर पूछें, वजूहात क्या नज़र आती हैं ये जो बचपन में हम देख रहे हैं मोटापा एंड डायबिटीज़ बच्चों में, तो कौन सी एज ब्रैकेट ज़्यादा मुतासिर हो रही है और क्यों हो रही है? व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? अच्छा शोएब, सबसे पहले तो ये कि जो बच्चों में शुगर की किस्में होती हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। ठीक है। Okay. हम नॉर्मली ज़ियाबतीस तब कहते हैं अगर किसी बच्चे की शुगर आपके नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि डायबिटीज की जो टाइप है ना बच्चों में, वो बड़ों से बहुत मुख्तलिफ है। वी हैव अ 2 टाइप ऑफ डायबिटीज। एक टाइप 1 हम कहते हैं, टाइप 2। आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन इस पे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है। शुगर की किस्म जो बड़ों में पाई जाती है, जो मोटापे से लिंक्ड की जाती है, ओबेसिटी से, वो 90% बड़ों में देखी जाती है। बच्चों में इसका तनासुब कम है। मगर हम ये जरूर नोट करें कि जिस तरह हमारे लास्ट फ्यू इयर्स में रैपिडली मोटापे का जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, उससे हम बच्चों में भी 9-10 साल के बच्चे में भी टाइप 2 डायबिटीज देखते जा रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली है क्या कि आपके वजन इतना बढ़ जाता है कि आपका पैनक्रियास जो इंसुलिन बना रहा है, वो इंसुलिन काम नहीं करना छोड़ देती है। ऐसे में हम इनको टेबलेट्स देके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज होती है। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शुगर है, वो टाइप 1 है, वो टाइप 2 नहीं है। तो टाइप 1 इज अ टोटली डिफरेंट कंडीशन। उसका ओबेसिटी से या मोटापे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक, आप ये समझिए, 6 माह के बच्चे को भी हो सकती है, टिल द एज ऑफ एनी एज। ओके। अब उसका रीजन क्या है कि टोटली डिफरेंट रीजन कि आपके बच्चे के अंदर इंसुलिन बनने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। तो आपका बच्चा जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा होता बिकॉज ऑफ सम ऑटोइम्यून रीजन, कोई रीजन की वजह से, उन बच्चों का ट्रीटमेंट हम बेसिकली इंसुलिन के शॉट से करते हैं। बच्चों में जो 90% डायबिटीज देखी जाती है, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बच्चे मोटे नहीं बेचारे हो रहे होते, इवन दे आर हैविंग अ वेट लॉस, थिन, लीन, कमजोर। मगर आपका जो दूसरा कंसर्न है वो भी बिल्कुल वैलिड है। पहले हम टाइप 2 के सालों में कोई 1 या 2 केसेस देखते थे कि मोटापे के साथ बच्चे को शुगर हो गई। मगर अब खासतौर पे कोविड का जो पिछला 2-3 साल गुजरा है, बच्चे स्कूल नहीं गए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर्ड हो गई है, दे आर टोटली बाउंड टू द होम। टाइप 2 भी बड़ी रैपिडली इमर्ज हो रही है। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे पहली इंपॉर्टेंट बात तो कि ये 2 किस्में शुगर की बिल्कुल 2 डिफरेंट बीमारियां हैं, इनको मिक्स हम नहीं कर सकते। एक का इलाज टाइप 1 का आपने जिक्र किया 2-3 बार, एक तो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा कि टाइप 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, और क्या छोटे बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज कभी नहीं हो सकती, उनको हमेशा टाइप 1 होती है? समरा, टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली इज अ कंडीशन जिसमें आपके बच्चे का पैनक्रियास लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। पैनक्रियास के वो सेल्स जिन्होंने इंसुलिन बनानी होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यूनिटी के। आपके बच्चे के जिस्म में ऐसी कुव्वत मुदाफत बन जाती है जो अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये वाली किस्म जो डायबिटीज की है, ये तो एज अर्ली एज 6 मंथ के बच्चे को भी आ सकती है। जैसे मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया, हम 90% जो डायबिटीज बच्चों में देख रहे हैं, दैट इज टाइप 1। ठीक है। इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। जो दूसरा आप बात बता रहे हो, टाइप 2 डायबिटीज, जिसका लिंक मोटापे के साथ है, ओबेसिटी के साथ है, उसमें बच्चों की शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। पहले इसके इतने केसेस नहीं होते थे। बट एट व्हाट एज, अगर आपका बच्चा शुरू से ही जंकी है एंड ही इज ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स, आपकी फैमिली टेंडेंसी भी है डायबिटीज की, इस्केमिक हार्ट डिजीज की, आप उसका वेट ज्यादा करते जा रहे हो, तो मे बी एट द एज ऑफ 9 to 10 years and even after that, आपके बच्चा रिस्क के ऊपर है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। अच्छा। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज आर 2 डिफरेंट कंडीशन, एंड बच्चों में हम टाइप 1 ज्यादा देखते हैं। ठीक है। अब चूंकि आपने कहा डॉक्टर साहब कि टाइप 1 आप ज्यादा देख रहे हैं, और इसमें आपने कहा कि चूंकि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बच्चे के अंदर ही वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बच्चा खुद, यानी उसकी बॉडी खुद उसको खा रही होती है, बनाना छोड़ देती है इंसुलिन। एग्जैक्टली। तो क्यों, क्या ये जेनेटिक रीजन होता है या क्या रीजन होता है? ओके, सो इफ यू से कि क्या ये इनहेरिटेड है, जेनेटिक है, सो व्हाट आई विल फील लाइक जेनेटिक्स डेफिनेटली इज प्लेइंग अ रोल। ठीक है। मगर अगर हमें से ये कि कोई खास पैटर्न इनहेरिटेंस का है, तो वो मैं कमेंट नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर देखा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स में या आपके किसी बहन भाई में टाइप 1 डायबिटीज है, तो उस बच्चे में आम पॉपुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है टाइप 1 डायबिटीज होने का। क्या गेस्टेशनल डायबिटीज का भी रोल होता है? जो हामला माम को हम देखते हैं कि सिर्फ उस पीरियड में उसको डायबिटीज है, उसका बच्चे पर इम्पैक्ट होता है? अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज का टाइप 1 डायबिटीज से लिंक नहीं है, मगर डेफिनेटली टाइप 2 से है, क्योंकि बिकॉज जेस्टेशनल डायबिटीज मीन योर फैमिली हैज अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, उसका टाइप 2 से जरूर लिंक है।
यहाँ पे एक और चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी शोएब समरा, एज अ अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो टाइप 1 डायबिटीज ना, इसकी सबसे मुश्किल बात जो पेरेंट्स को समझना जरूरी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट होता है। इसके अलामात को अगर बर वक्त तशखीस ना की जाए या उसका ट्रीटमेंट बर वक्त स्टार्ट ना किया जाए, विद इन डेज एंड विद इन मंथ ये बच्चे हमारे पास बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में आते हैं, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में 60% बच्चा जो टाइप 1 डायबिटीज का आ रहा है वो सीरियस कंडीशन में ही आ रहा है, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस अबाउट दिस कंडीशन। मैं यहीं पर जरूर चाहूंगा डॉक्टर साहिबा, ये चूंकि आपने कहा ना कि अनअवेयरनेस की वजह से 60% जो बच्चे आ रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज के साथ, उनकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कब एज अ पेरेंट हमें फौरन से बच्चों के टेस्ट कराने चाहिए, शुगर लेवल चेक करनी चाहिए, कब? अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके बच्चे का वेट फॉल होना शुरू हो गया है, वजन कम हो रहा है, आपको कोई रीजन नजर नहीं आ रही है, आपके बच्चा कहता है मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, टायर्ड फील कर रहा है, बार बार पानी पी रहा है, बार बार यूरिन ज्यादा कर रहा है, आपको लगता है कि पहले तो रात को उठ के वॉशरूम नहीं जाता था, अब बार बार उठ के वॉशरूम जा रहा है, ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू एटलीस्ट उसकी शुगर चेक कर लें। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज का सबसे पहला एलिमेंट आता है कि बच्चे का वेट फॉल होना शुरू हो जाता है, वजन कम हो रहा है, डॉक्टर समझ नहीं आ रही। 90% उल्टा उसमें प्रॉब्लम ये आती है व्हेन दे गो टू द लोकल डॉक्टर्स और यहाँ हकीम मेडिकेशन के ऊपर वो सिरप शरबत शुरू करवा देते हैं, जो चीजों को थोड़ी और एग्रीवेट कर देती है। सो इफ यू हैव, आपका वजन कम हो रहा है, थकावट बच्चे को अनड्यू हो रही है, पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, बच्चा रात को बेड वेटिंग शुरू कर दिया, बेड पे यूरिन निकलता जा रहा है, बार बार यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा बच्चा, ऐसी कंडीशन में आपको एटलीस्ट बच्चे की शुगर मस्ट चेक कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि एक कन्फ्यूजन से रिलेटेड है कि ये समझा जाता है कि अगर किसी बच्चे को शुगर है तो ये ज़रूर इनहेरिटेड है, पेरेंट्स को अगर ख़ानदान में थी तभी है, लेकिन कुछ ख़वातीन जैसे पहले शोएब ने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, क्या उस सूरत में भी बच्चा उसी तरह से इफेक्ट होगा, या ज़रूरी है कि अगर उसकी माँ की फैमिली में या बाप की फैमिली में या दोनों को इवन अगर शुगर रही है, उसमें हिस्ट्री है शुगर की, तो तभी बच्चा इफेक्ट होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा समरा, अगेन जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज की एक फॉर्म है, आप ये समझिए, वो टाइप 1 में नहीं आती। तो अगर आपकी फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा टाइप 1 डायबिटीज के रिस्क के ऊपर है। हाँ, अगर टाइप 2 डायबिटीज है, आपका बच्चे में टेंडेंसी टाइप 2 डायबिटीज की जरूर है, जिसका ताल्लुक ओबेसिटी से है, वेट गेन से है, वो एक किस्म ही और है शुगर की। ठीक है, सो वो एक चीज डिफरेंट है। ऑटोइम्यूनिटी एज सच इनहेरिटेड नहीं होती, मगर अब इस पर रिसर्च हो रही है कि ट्रेंड बहुत देखा जा रहा है कि अगर माँ या बाप में से किसी एक को अगर टाइप 1 डायबिटीज है, वो इंसुलिन के शॉट्स लगा रहे हैं, उनके बच्चों में थोड़ी सी इंक्रीज टेंडेंसी आती है, उनके बहन भाइयों में भी आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक बात और, टाइप 1 हो या कि टाइप 2 हो, जब बच्चे को हो गई तो क्या ये ट्रीटेबल होती है या मैनेजेबल होती है? ये बहुत ही आई थिंक मुश्किल आंसर होता है बीइंग अ डॉक्टर। मुझे अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैन वी क्योर द डायबिटीज, क्या हम इसको टोटली खत्म कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 एंड टाइप 2 आर नॉट क्योरेबल। हम इनको खत्म तो नहीं कर सकते, मगर दे आर इजिली ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल, आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगेन एक रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लीज कभी भी टाइप 1 डायबिटीज को टेबलेट से मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी। आई एम यूजिंग योर टाइम बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हमारे पास आ रही हैं। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन नहीं बन रही होती, उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस की ही जरूरत होती है, वरना वी कैन लूज दैट इनोसेंट किड एक्चुअली, तो उसको टेबलेट से देने की जरूरत नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज की मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, दैट्स अ टोटल डिफरेंट एंटिटी। हमारे पास ये जो बात आपने की कि टाइप 1 डायबिटीज को ज़रा सिर्फ इंसुलिन ही आपको देनी है, आप मेडिसिन पे नहीं जाएंगे, ज़रा एज अ पेरेंट तो कोई डिसाइड नहीं कर सकते, तो डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई थिंक एंड आई एम वेरी हैप्पी आप ये क्वेश्चन रेज भी करे। शोएब, होता क्या है, हमारे पास पेशेंट आता है, बीइंग अ पेरेंट इवन आई कैन रिलेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने बच्चे को इंजेक्शंस के शॉट्स लगाएं, वो भी इंसुलिन के। वी नॉर्मली काउंसल देम। हाँ, सो आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है, और अगर हम प्रिस्क्राइब कर भी दें, सो सम टाइम पेरेंट्स आस्क फॉर मल्टीपल ओपिनियन, और दे वर लाइक नहीं नहीं ये इंसुलिन छूट नहीं सकती, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, बीइंग अ मदर आल्सो, बट समहाउ इट्स सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। बच्चे की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटीज टेबलेट से मैनेज नहीं होती, और अनफॉर्चुनेटली जब वो दोबारा सीरियस कंडीशन में आते हैं, उसके बाद दे वर लाइक नहीं आप ठीक कह रहे थे। सो आई रियली वांट टू प्रोजेक्ट दिस मैसेज कि अगर आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, आप उसको इंसुलिन से ही मैनेज कीजिए। दिस इज द वे टू मैनेज, क्योंकि आप जितनी मर्जी गोलियां दे देंगे, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है इंसुलिन बनाने की, वो नहीं बना पाएगा। इवन हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो कहीं सिक ना हो जाए, ज्यादा सीरियस ना हो जाए।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब एक बच्चे को इंसुलिन पे लाना पड़ता है फॉर सम रीजंस, अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है, इंसुलिन नहीं बन रही है उसकी बॉडी में, तो क्या वो वापस टैबलेट्स पे और फिर नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकता है? एक सवाल। और दूसरा ये कि अगर पेरेंट्स के बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनमें किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है, फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, क्या फिर भी जो सिम्टम्स आपने बताए वो देखने पे बच्चे का शुगर टेस्ट करवाना चाहिए? जी समरा, बिल्कुल करवाना चाहिए शुगर टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेड नहीं है, इस पे सिर्फ ये देखा गया कि इंक्रीज टेंडेंसी है। 60% बच्चे हमारे पास ऐसे ही आ रहे हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज नहीं है। सो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, वेट लॉस, पानी ज्यादा पीना, पेशाब ज्यादा करना, सिंपल एक प्रिक है, आपने फिंगर से प्रिक करके शुगर चेक करनी है, वो जरूर कीजिए। इसकी अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपने Okay. बताया कभी भी हम आईवी से इंसुलिन के शॉट से हम इसको गोलियों पे शिफ्ट कर सकते हैं। टिल डेट आंसर इज नो। ठीक है, हाँ बहुत रिसर्चेज हो रही है, मे बी आज से 10 साल के बाद इसी प्रोग्राम में बैठ के हम कह रहे हो कि जी अब ओरल इंसुलिन आ गई है, ठीक है ना। सो वी नेवर नो, लेकिन अभी तक इसका ट्रीटमेंट आप दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में चले जाएं, इंसुलिन के इंजेक्शन ही हैं, चाहे वो आप पेन से लगाइए या सिरिंज से लगाइए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाली इंसुलिन ही नहीं लगानी होती, बहुत सारी एजुकेशन है, बिकॉज यू नीड बिल्कुल टू ठीक। गाइड द पेरेंट्स कि कैसे आपने घर में मैनेज करना है। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, सारी उम्र की ट्रीटमेंट है, बहुत सारी सपोर्ट भी उनको चाहिए होती है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए होती है, डाइट की सपोर्ट चाहिए होती है, हर लिहाज से। ठीक, डॉक्टर साहब, जैसा सलमा ने भी आपसे ये सवाल किया ना कि अगर हो जाए तो फिर इंसुलिन से हम टैबलेट्स पर आ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और मैं इस पर ज़रूर ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ज़रा आपने कहा जेनेटिक्स ज़रा इन्वॉल्व ज़रूर है किसी न किसी हद तक, बट समहाउ नहीं भी है, तो ऐसे में जनरल गाइडलाइंस एज अ डॉक्टर अभी पेरेंट्स को क्या होती हैं बच्चों के हवाले से? बिलखुसूस मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, या चलें इसमें टाइप 2 भी हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम गलतियाँ कोताहियाँ तो कर रहे हैं ना बच्चों को पालने के हवाले से। जिस तरह का कोविड ने ज़्यादा मुतासर किया है, बच्चे ज़्यादा लैपटॉप्स पर और टैबलेट्स में बिजी हो गए हैं, एंगेज हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्टर्ब करते हैं वो चाहे फिर टाइप 1 को ट्रिगर करें या टाइप 2 को करें, जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं? हाँ, सबसे पहले अगर टाइप 1 की आप बात करते हैं, कुछ एसोसिएशंस पाई जा रही हैं जिन पे अभी हम खुल के कमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, रिकमेंड किया जाता है कि प्लीज अपने बच्चों को 1 साल की उम्र से पहले गाय का दूध मत दें। अगर टाइप 1 डायबिटीज देखा गया कि जो पेरेंट्स ने गाय का दूध 1 साल की उम्र से पहले डॉक्टर साहब, गाय का दूध ना दें। वी नॉर्मली रिकमेंड कि जो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं 1 साल से कम उम्र के, उनको गाय का दूध मत दें, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये तो हमने देखा है, बड़ा कॉमन है कि अगर माँ का दूध नहीं बच्चा पी रहा तो आप फौरन कहते हैं जी गाय का दूध हल्का है, बच्चे को गाय का दूध लगवाओ। नानियां दादियां तो मैं कहता हूँ माओ को प्रेशराइज करती हैं कि गाय का दूध पिलाओ। बिल्कुल, एंड दिस इज द समहाउ हम अव्वल के जो भी फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग ये मंथ भी चल रहा है, आपको पता ही होगा, हम बहुत एनकरेज कर रहे हैं पेरेंट्स को कि पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, ओके देन यू हैव अ फार्मूला फीड। काउ मिल्क हम डिस्करेज करते हैं, अर्ली वीनिंग को हम अवॉइड करते हैं कि आप 6 माह से पहले बच्चे को ठोस खज़ाक को मत शुरू करवाएं, ये टाइप 1 के लिए है। टाइप 2 के लिए तो बहुत काम होने की जरूरत है। नंबर 1, प्लीज अपने बच्चों के जंक फूड के ऊपर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर, कार्ब कंटेंट पे काम करें। सबसे बड़ा जो टैबलेट्स और मोबाइल्स बच्चों के हाथ में आ गए हैं, एज पर WHO रिकमेंडेशन, आपको पता है बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 या 2 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक हमारे अपने घर में भी एग्जांपल्स होंगी, बच्चे सारा दिन वहां पे बैठे रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 2 घंटे से ज्यादा होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा जो नॉर्मल चल फिर रहा है, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी। और हम अनफॉर्चुनेटली समहाउ आवर किड्स आर बाउंड टू द बेड्स एंड बाउंड टू द चेयर। सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये आती है कि माँ बाप को ये नहीं पता, जब वो खाने की बात, मेरे पास टाइप 2 के पेशेंट्स आते हैं, ओबेसिटी के आते हैं, वो डाइट चार्ट लेके आते हैं, पेरेंट्स का कंसर्न होता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ नहीं खा रहा। एंड आई वाज लाइक, कैन यू मेंटेन अ फूड डायरी? और जब मैं फूड डायरी देखती हूँ, उसका ब्रेकफास्ट ये होता है कि उसने 2 कपकेक खा लिए। आई वाज लाइक, कपकेक हैज इक्वल टू कैलोरीज ऑफ 3 से 4 रोटियों के बराबर है। सो समहाउ आपको ये भी चेक करना है कि बेशक आपका बच्चा कम खा रहा है, मगर क्या जो खाना खा रहा है उसका कैलोरी कंटेंट क्या है, उसका कार्ब कंटेंट कितना है, वो कितना डेंस फूड है। सो मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम खाने के अंदर नहीं, खाने की चॉइसेस में है। So because of pizza, अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बच्चा क्योंकि छोटा है, उसको समझ नहीं होती कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, और अगर पेरेंट्स को पता चल भी जाए तो बच्चे को ज़ाहिर है फोर्स नहीं कर सकते कि वो कितना टाइम खेल कूद के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए निकाले और कितना टाइम बैठ के पढ़े। क्या एक डायबिटिक बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है? क्या वो आम बच्चों की तरह अपना 3 टाइम का खाना जो उसको माँ घर में देती है, चाहे वो रोटी की शक्ल में हो या वो दूध पीता है या जो भी उसका डाइट प्लान है, क्या वो रेगुलर जिंदगी गुजार सकता है अगर वो मेडिकेशन पे है?
समरा, ऑनेस्टली टाइप 1 डायबिटीज आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ग्लूकोज को और अपनी डाइट को मैनेज करना आना चाहिए। अब तो हम इसे बीमारी कहते ही नहीं है। हम अक्सर पेरेंट्स से बच्चे कहते हैं कि इनको प्लीज पेशेंट्स मत कहें, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन दे नीड टू कैरी थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है ना। सो दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। सिर्फ उनको हमें ये सिखाना होता है कि आपने अपनी शुगर को कैसे मैनेज करना है। बाकी बिल्कुल ठीक है। अक्सर मुझसे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि कोई स्पेशल खाना टाइप 1 डायबिटीज के लिए, तो मैं यही बता रही हूँ, या टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी आई वाज लाइक प्लीज हेल्दी खाना खिलाएं, जो एक हेल्दी खाना नॉर्मल बच्चे का खाना है वही खिलाइए, आप वही बिल्कुल करें। ठीक और है। जो नॉर्मल, सो देयर इज नो स्पेशल डाइट फॉर दिस केस, यू जस्ट नीड टू अवॉइड जंक, जो कि हम नॉर्मल बच्चों को भी एडवाइस करते हैं। सिंपल रूल है जी, जंक फूड अवॉइड करना है आपने, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है, और अगर इन्फेंट है तो माँ का दूध, ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया जी, गाय का दूध बच्चे को ना दें। इसके मुतालिक हम पहले भी वैसे कह चुके हैं, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए नहीं है, और भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए इंसानों के बच्चों ने भी तो दूध पीना है ना, तो वो भी इंसान का पिए ना, या फॉर्मूला मिल्क फिर पी लें। वैसे तो बेहतर तो ये है कि हमने कल भी बात ब्रेस्ट फीडिंग की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है माँ के लिए बच्चे के लिए भी। लेकिन अगर समहाउ किसी वजह से बच्चा नहीं पी रहा या समहाउ माँ नहीं पिला रही, तो फिर फॉर्मूला मिल्क इसलिए, चूंकि ज़ाहिर है उसमें फिर हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं, तो उसमें आप गाय का दूध, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए छोड़ आज दें। के बाद आपको चाय भी फार्मूला मिल्क की मिलेगी, क्योंकि गाय भैंस के बच्चों का दूध सिर्फ उनके बच्चों के लिए। मैं बच्चा नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ ना। बिल्कुल। एनीवेज जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कम्युनिटी डेवलपमेंट या समाजी तामीर और तरक्की एक ऐसा शोबा है जो कि बहुत वसी है। समाजी रजाकार हों, माशरती बहबूद से मुंसलिक लोग हों, उनकी काविशों से माशरे के कमज़ोर तबके पर तवज्जो देकर उसकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसका जिक्र हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन आर्ट की बात करते हैं, फ़नून लतीफ़ा की बात जहाँ पर हो रही है, तो ये ऐसे ख्यालात होते हैं जो हमारे ख्यालात को खूबसूरत बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, और ये ख्यालात पुरमसरत ज़िंदगी के ज़ामिन होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अगर उसके ख्यालात खूबसूरत हैं तो वो जो बर्तन बनाएगा उन बर्तनों में खूबसूरती नज़र आएगी, उसके रख रखाव में सलीका नज़र आएगा, ढंग नज़र आएगा। शेरो अदब से उसका ताल्लुक़ है, मुसव्वरी से उसका ताल्लुक़ है, मौसीकी से है, मुजस्समा साजी से है, खताती की बात करें, रक्स की बात करें, तामीरात में दिलचस्पी रखने वाले लोग हों तो उनकी ज़िंदगी में एक झलक इसकी ज़रूर नज़र आती है। और इंसानी ज़िंदगी एक ख़ास अहमियत रखती है फ़नून लतीफ़ा के लिहाज से। अगर हम देखें तो फ़नून लतीफ़ा हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। वर्चुअल आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं शैला मुअज़्ज़म। विजुअल आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शैला जी, हम उनसे बात करेंगे और विजुअल आर्ट कितना इंपॉर्टेंस है और आर्ट का आपकी ज़िंदगी में कितना गहरा उसका एक असर होता है। तो शैला साहब को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शैला साहब, एज अ विजुअल आर्टिस्ट कैसी है ज़िंदगी? Life is really fun. Life is really fun. I was expecting life is beautiful, but she said life is really fun. That's great. अच्छा शैला साहबा, एक आर्ट का हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर होता है? नो मैटर हम आर्टिस्ट हैं या नहीं हैं, लेकिन आर्ट का ज़िंदगी पर कितना गहरा असर है? देखिए, आर्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है, नॉट जस्ट आर्टिस्ट बट जो लोग आर्टिस्ट नहीं हैं उनके ऊपर भी। आप लोगों का लाइफस्टाइल देख लें, ठीक है, आप लोगों का वे ऑफ ड्रेसिंग देख लें। अब आर्ट और क्रिएटिविटी हर चीज़ में है, जैसे फैशन डिज़ाइन है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन है, हम अपने घर को डिज़ाइन करते हैं अपनी खुशी के लिए। बिल्कुल। हम ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं जिससे हमें खुशी मिले या लोग हमें देखकर ज़रा अच्छा फील करें कि व्हाट अ वेल ड्रेस्ड पर्सन दिस इज। उसके अलावा फिर रंगों का एक खेल होता है, व्हाट आई डू एज अ विजुअल आर्टिस्ट एंड जितने भी आर्टिस्ट हैं, हर कलर का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है, अपनी एक मीनिंग होती है और एक मोटिवेशनल जिसको कहते हैं ना, एक पुश होती है। तो एक वाइब होती है हर रंग की। एग्जैक्टली। तो आई बिलीव के जो लोग आर्टिस्ट नहीं है या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर भी आर्ट का बहुत गहरा असर पड़ता है।
और आजकल के दौर में जब हम देखते हैं इनटॉलरेंस है, हम देखते हैं ड्यू टू सम हाउ, यानी बेरोज़गारी को देख लें, हम फाइनेंशियल क्राइसिस को देख लें, हम हालात को देख लें, हम मौसम को देख लें, हम नेशनल डिज़ास्टर्स को देख लें, इन तमाम हालात को देखते हुए जनरली हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। ज़रा स्ट्रेस का आपकी बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उस स्ट्रेस को वेंट आउट करने के लिए एक आर्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, हम कैसे उसका कैथारसिस या अपना कैथारसिस कर सकते हैं? अपने स्ट्रेस निकालने के लिए या कोई भी, इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेस, बहुत सारी हर मिनट में इंसान के बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रहा होता है। तो आई बिलीव हर इंसान के पास ये एक क्वालिटी जो कि नेचुरल अल्लाह ताला ने दी है कि हम ड्रॉ पेंट कर सकते हैं, अच्छा करे बुरा करे, दैट्स नॉट द इशू, बट जस्ट टू डू द कैथारसिस, अपने इनर को निकालने के लिए आप कोई सा भी इवन अखबार ले लें, टेक अ ब्रश और कलर्स उसको अप्लाई करना शुरू कर दे। कोई शेप बना रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जस्ट डू इट, जस्ट गो फॉर इट। आप जब आधा पौना घंटा आप पेंट करेंगे या रंगों के साथ खेलेंगे तो उससे आपका माइंड चेंज होगा और माइंड क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, और दो कलर्स को मिक्स करके तीसरा क्रिएट करना, और इन सब चीज़ों में फिर आपका माइंड दूसरी तरफ निकल जाता है, और जो ब्लॉकेजेस रह जाते हैं वो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं और आप फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा शैला साहिबा, कभी ऐसे होता है कि एक जनरल परसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो लोग ये समझते हैं कि आर्ट को सिर्फ आर्टिस्ट समझ सकता है, लेकिन हमारे अंदर इंडिविजुअली कोई ना कोई आर्टिस्ट मौजूद होता है। हम जिंदगी में कुछ ना कुछ तख्लीक करते रहते हैं, ख़ास का ताल्लुक, जैसे पहले कहा आपने भी और मैंने भी जिक्र किया, कि घर की सजावट से हो, कपड़े पहनने से हो, आप कलर्स के साथ खेलना पसंद करते हो, कुछ भी है वो एक आर्ट है। कभी ऐसे होता है कि आप कुछ बना रही हैं, वो बन नहीं पा रहा और आप इरिटेट हो गई हैं, इंटॉलरेंस की जैसे शुएब ने बात की, क्या इंटॉलरेंस का एस्पेक्ट हम इसमें भी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी थीम को लेकर चल रहे हैं, आप पेंट करें या स्कल्प्ट करें या जो भी चीज़ है, और आप किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं। अब इट कुड बी द शेप, इट कुड बी द कलर, इट कुड बी एनीथिंग। तो उस चीज़ को गुजरने का एक बहुत बड़ा मरहला होता है। यू हैव टू गो फॉर एक थॉट प्रोसेस, एक टर्म कही जाती है, उस चीज़ से आपको गुजरना पड़ता है। और फिर उसके बाद समटाइम्स आप बहुत जल्दी उस चीज़ को कवर भी कर लेते हैं। एज एन आर्टिस्ट बोल रही हूँ। अब जो नॉर्मल जो जनरल लोग हैं, अब देखें, ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी चीज़ के ऊपर अटक जाएं। अगर फॉर इंस्टेंस मैं किसी पेंटिंग पे अटकती हूँ, आई जस्ट लीव द वर्क राइट अवे, उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। यानी जिस बंदे के साथ नहीं बन रही उसको ज़रा आप अवॉइड करें, आप आगे निकले। ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर वर्क करना चाहिए। शुक्र है आपने ये नहीं कहते छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारी बात है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो काम कर रहे हैं अगर नहीं हो रहा उसको अपने साइड पर रखें, लेकिन रिश्तों पे इसका इतलाक बिल्कुल नहीं होता। उनमें आपने बेहतरी की गुंजाइश भी निकालनी होती है, कोशिश भी करनी होती है। लेकिन ये पॉइंट बड़ा अच्छा, आपके रिश्तों में जो बैलेंस है, आर्ट का उसमें क्या रोल होता है? आप कैसे, फॉर एग्जांपल आपकी नाचाकी हो गई है, आप देखते हैं वो चाहे आपका बॉस एंड एम्प्लॉय का रिश्ता है, वो एज ए कोलीग का रिश्ता है, जिस तरह ये मुझे बहुत लड़ती है मुझसे, तो एज ए को होस्ट का ताल्लुक है, या फॉर दैट मैटर फैमिली के आपके ताल्लुकात होते हैं, इसमें आप बेहतरी के लिए आर्ट को कैसे यूज़ करते हैं? अगर एक बहुत छोटी और लाइट सी बात करूं, बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ में ना जाऊं, तो जस्ट बाय अ पेंटिंग और कोई ऑर्नामेंट, कोई अच्छा सा ऑर्नामेंट खरीदें, कोई स्कल्पचरल ऑर्नामेंट या कोई ऐसी, एंड जस्ट प्रेजेंट इट टू द पर्सन जिसके साथ आप गिफ्ट देना आपने मुझे सलमा। अच्छा, ये सारे तोहफे मैंने देने हैं, आर्ट वाला सारे नहीं देने, आपने एक तोहफा देना है। अच्छा, और मैंगो भी आने हैं वैसे इधर से। ये जो वैसे खाने पीने की चीजें एक्सचेंज करते हैं, इसका भी कोई ताल्लुक होता है? एक्सचेंज अच्छा वर्ड यूज किया। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आर्ट इट्स नॉट जस्ट पेंटिंग या एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग, इट्स आर्ट। इट्स आर्ट जो है, आप देखिए दुनिया भर में शेफ्स हैं, दे क्रिएट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ, विजुअली इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फूड्स, टेस्ट वाइज। आर्ट हर चीज़ में है। आर्ट ऑफ टॉकिंग है। अब जो वर्ड्स हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पे। आप अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं, या अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें वॉर का सीन है, तो उसका बाकायदा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आपका माइंड उस तरीके से वर्क करना शुरू करता है। तो ह्यूमन रिलेशंस के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप थोड़ा अग्रेसिव या थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं, तो स्टार्ट वॉचिंग
लाइटर नोट पे कोई अच्छा कोई सिटकॉम देख लें, कोई मूवी या कोई अच्छा म्यूजिक सुन लें उससे, और थोड़ी देर ड्राइव पे चले जाएं. दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लाइक यू नो कैथारसिस. उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं, जस्ट गेट बैक टू द रिलेशन एंड देन. ये तो मुझे लगा कि विजुअल आर्टिस्ट जो होता है वो एक साइकेट्रिस्ट भी होता है. Exactly. ऐसे ऐसे फील हो रहा है ऑनेस्टली द वे यू आर. अच्छा, एक विजुअल आर्टिस्ट का क्या वर्चुअल लाइफ से भी कोई ताल्लुक होता है? क्योंकि जो वर्चुअल क्रिएशंस होती हैं उनको हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं. क्या वो इम्पैक्ट डालता है? जैसे हम वर्चुअल सेट की बात करते हैं, बहुत सी न्यूज़ प्रोग्राम्स वर्चुअल सेट से होते हैं. एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आप एक दुनिया में रह रहे होते हैं, आप उसको फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें. इसको आई बिलीव के सुरियलिज्म से मैं कह सकती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि सुरियलिज्म में भी ये कि थिंग्स जो एग्जिस्ट नहीं करती विच इज़ इन योर माइंड, और आप उसको पेंट करते हैं, आप उसको स्कल्प्ट करते हैं. तो ऑफ कोर्स समटाइम्स इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन के ऊपर ही तो हमारी सब चीज़ें चलती हैं. जैसे हम इमेजिन करते हैं कि हम आम खा रहे हैं हम खुश हो जाते हैं. देखिए, इस पूरे सेगमेंट में आम का जिक्र इसलिए हो रहा है कि शेब ने बहुत अच्छे आम खाए, फोटो दिखाई, लेकिन टीम में किसी को नहीं खिलाए. भाई मुझसे लोगों ने पूछा कि आम कैसे थे, मैंने वीडियो बना के बता दी कि आम ऐसे हैं. हाँ, प्यारे भी हैं, अच्छे भी, मीठे रसीले भी हैं. लेकिन टीम को पार्टी नहीं कराई. तो टीम से मैंने कहा घर आ जाए, आपको आम खिलाते हैं. अब ये टेस्ट बड्स के ऊपर है ना. आपको फील हुआ ना कि आम मीठे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं खाऊंगी तो पता चलेगा. ऐसे इसका कैसे मतलब पता आपकी चलेगा? इमेजिनेशन पावर बहुत वीक है. तो मैं इसीलिए कैसे इनकी इमेजिनेशन चीजों को फील करने के बारे में पूछ रही थी. इमेजिनेशन पावर कैसे स्ट्रांग की जाए जी इनकी? जब आप इनको आम प्रेजेंट करेंगे, वो Yes. खाएंगी. अब अगले एपिसोड में आम आने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि टेबल पे होने चाहिए. हम साथ साथ आम खाएंगे, इमेजिन करेंगे कितना मुझे मीठा व्यूअर्स आम हैं वो कहेंगे सानू भी दियो, फिर हुन मैं इन्ने आम कित्थों ले आवा? 15 किलो कोई आम गल सिर्फ. नहीं, 2 आम ना कम चल जाएगा. चल ठीक है. अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर की चीख निकल गई है 15 किलो पे. अब 1 किलो मैंने खा लिए, 14 कर लें इसको आप. 14 में से 1 किलो टीम के लिए एटलीस्ट. 13 किलो आम 1 किलो तो आप ही खा लेंगे. अच्छा, मुझे शेरा साहब ये बताइएगा, ये तो आम पे इन्होंने बड़ी खास बात कर ली है, क्योंकि आम बाकी बड़े खास हैं आजकल, बिल्कुल सीजन एंड के वक्त में. थोड़ा सा बताएं कि ये म्यूजिक का कितना अच्छा इम्पैक्ट होता है आम खाने के साथ साथ, नहीं जनरली म्यूजिक का. और देखिए, ये मीडियम है, म्यूजिक है, फिल्म है, थिएटर है. अब आप ये देखिए, कल आई वॉज ड्राइविंग और मैं सुन रही थी पाकिस्तान, क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर जो गाने हमारे पुराने बने हुए हैं, अब मैं वो ए वतन प्यारे वतन में सुन रही थी. एंड इट क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट ऑन मी. मजा, आपको अच्छा फील होता है. यस, मैं इतना इमोशनल फील करी थी, एंड द लव फॉर माय कंट्री, और वो सब चीज़ें माइंड में आ रही थी. तो म्यूजिक, और फिर समटाइम्स आपके ऊपर पूरा एक तारी हो जाता है. अगर आप सैड हैं और अगर आप हैप्पी म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप एकदम से हैप्पीनेस की तरफ चले जाएंगे. अगर कोई ऐसा म्यूजिक जैसे रबाब का जो ट्यून है, उससे माइंड एकदम से ऐसे 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 यू नो. तो ये सब चीजें बहुत गहरा इनका ताल्लुक है इंसान की जिंदगी के साथ. बिल्कुल ठीक है जी. तो आपकी जिंदगी में बेहतरी आती है आर्ट से. तो आर्ट को जिंदगी में जरूर शामिल रखिए. तो होता है किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन समटाइम्स आपके अंदर एक कहना चाहिए कि ना, विजुअल आर्टिस्ट जब हम बात करें या आर्ट की बात करें, वो चाहे फिर मौसीकी से उसका ताल्लुक है, चाहे उसका फिर रक्स से ताल्लुक है, चाहे उसका कैलीग्राफी से ताल्लुक है, चाहे उसका खत्ताती से ताल्लुक है, तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं, किसी ना किसी तरफ आपका इंटरेस्ट जरूर होता है. बहुत शुक्रिया शैला साहिबा साथ मौजूद थी, और आर्ट का जो इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर, उस पर हम बात कर रहे थे. छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट की, और कितना अहम रोल होता है एक शख्स का, एक इंडिविजुअल का कम्युनिटी डेवलपमेंट में. इस पर बात लेके एक छोटी सी ब्रेक के बाद. अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान. शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये. आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन. इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मामला कुछ ऐसा हो गया जनाब, आम ही आम है और उन्हीं की बात हो रही है, तो वो तमाम दोस्त जो मुल्तान रहते हैं प्लीज़ थोड़े और आम भिजवा दें, क्योंकि ये सलमान ने मेरे सारे आम करना खा लेने हैं। आम को खास कर दिया है मैंने, इस बात की दाद नहीं मुझे। नहीं, उससे पहले भी हम ब्रेक पे भी ये बात कर रहे थे कि वैसे भी जो आखिरी जो फसल कह लें इसको, यानी बाग के जो आखिरी आम तोड़े जा रहे हैं वैसे बड़े खास होते हैं, उनका वाकई टेस्ट ही अलग है और बाकी एक्सपोर्ट क्वालिटी तो जिसको मिल रहा है। मेरी तरह वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। नजर नहीं लगानी, हमारे जो अगले गेस्ट है ना उनको भी आमों का तोहफा मिला है। अच्छा, मुझे 15 किलो आए, उनको 32 किलो आए। देखिए हम पूरा हिसाब रखे हुए हैं। चले अगले मेहमान की तारुफ कराते हैं। सोशल एक्टिविस्ट उस्मान अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया। आज हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात करेंगे, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए 32 किलो आम आपको जो आए हैं कैसा टेस्ट है? देखिए जी, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के मैंगो, वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड, तो मैं आपके तवज्जुद से प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लाइव कहाँ पे बनते हैं, थोड़ी सी टिप्स दे दे अगर हमारे व्यूअर्स नहीं ऐसे अच्छा हो ना तो अच्छा दोस्त करेंगे तो कम्युनिटी डेवलप करने के लिए अच्छे लोगों को अच्छा नहीं, इस पे मैं ये कहता हूँ टू वे प्रोसेस। आप अच्छा पहले आई मीन कुछ अच्छा करें और कोई अच्छा नहीं, मतलब मैंने कोई नेकी नहीं की होगी। नहीं डेफिनेटली, अगर आपने अच्छी लेकिन आपने मुल्तान खास करना होगा, लेकिन आपने मुल्तान को निगलेक्ट किया मुझे लगता है। चल तू तैयारी फाड़, मेरे भी तैयारी फाड़। चले सर, ठीक है, ये अब मैं सर एड्रेस ले लूंगा, आपने नहीं पहुंचना मैंने ही है। सर थोड़ा सा बताएं जरा, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपकी क्या खिदमात रही हैं इन कम्युनिटी डेवलपमेंट पिछले कई सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर, पहले तो आपका इस पे भी शुक्रिया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज आपने चूज़ भी किया और हम लोग इसे डिस्कस भी करें। कम्युनिटी डेवलपमेंट किसी भी माशरे के लिए आपको पता है इंतहाई अहम जुज़्व है उसका। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी ये चीज़ें मिलती हैं कि वो किस तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर आप चीज़ें देखें, ऑल्दो कि वो एक अलग वक्त था और कम्युनिटी डेवलपमेंट आज से नहीं है, ये पिछले हर साल से जब से आप सल्लम का दौर है वहीं से चलती भी आ रही है। लेकिन क्या है कि आज का एक मॉडर्न दौर है तो इसको थोड़ा हम लोग एक लेटेस्ट तरीके या मॉडर्न तरीक़ाकार के साथ डिस्कस करते हैं या बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे UNDP के प्रोग्राम्स हैं या यूनाइटेड नेशंस के और बहुत सारे प्रोग्राम भी इसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इसको हम आसान अल्फाज में आज कोशिश करते हैं डिस्कस करने की। आसान अल्फाज ये देखें, ये बेसिकली तो एक लफ्ज़ है कम्युनिटी डेवलपमेंट, मगर अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा ऐसे कि शायद पूरी कायनात ही इसी एक लफ्ज़ के अंदर है। सब कुछ दुनिया के अंदर जो हो रहा है वो इसी के अंदर हो रहा है। अब देखें, कम्युनिटी तो हर बंदे को पता है कम्युनिटी क्या चीज़ है। कोई मोहल्ला, इलाका, सिटी, शहर, वहाँ पे जो लोग बसते हैं वो कॉल्ड कम्युनिटी। जी, यहाँ पे कोई कम्युनिटी बसती है। डेवलपमेंट जो भी हम उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर, उनके तालीमी निज़ाम, रिहाइश और बाकी जितने भी उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वो कॉल्ड जी कि हम उनकी तरक्की के जितने भी अज्जा हैं जिनको हम लोग कहते हैं जी ये डेवलपमेंट है, तो ये मिलकर एक कॉम्बो बन जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। अब ये थोड़ा सा अगर आप इसे देखेंगे तो ये जेनेटिकली भी ज़ाहिर होती है या आपकी जो बचपन में जो आप कह सकते हैं जो आपकी कंपनी है या जिस सोसाइटी में आप बसते हैं तो वहाँ से ये जर्म्स आपके अंदर आना शुरू होते हैं कि मुझे सोसाइटी में जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि अल्लाह ने मुझे भेजा है तो मेरा कोई मकसद है दुनिया के अंदर आने का। लेकिन उस्मान साहब, इस मकसद के लिए हम ये इमेजिन करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जिन जिम्मेदारियों की आपने बात की, हमें लगता है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमें लगता है कि कोई इदारा, कोई NGO आगे आएगी, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करेगी। हमारी इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या हो सकती हैं या होनी चाहिए? क्योंकि हम इंडिविजुअली हमें लगता है कि हम बरी उस जिम्मे, हमें तालीम देनी है हुकूमत ने, हमारी जो चीज़ें नहीं पूरी हो रही वो करनी है किसी NGO ने या किसी और खैराती इदारे ने आके हमारे ये सारे काम करने। अच्छा नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, जो लोग समझते हैं कि ये हमारी जितनी भी अखलाकी जिम्मेदारी हैं गवर्नमेंट के काम है ये करने वाले, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, तालीम और तरबियत की जब हम बात करते हैं तो वो घर से शुरू होती है, तो बेसिकली ये हमारे अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अखलाकियात तो आपको गवर्नमेंट ने नहीं सिखानी ना, अखलाकियात तो आपने खुद सीखनी है और आगे डिलीवर करनी है, तो इसमें तो गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं हो सकता, ये तो आप ही का रोल है। और देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक और जो इसका अगर आप देखते हैं, ये बेसिकली एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेसिकली किसी भी सोसाइटी को फिल फॉर कोई भी जो उनका प्रॉब्लम है उसको हल करने का और सॉर्ट आउट करने का एक नाम है बेसिकली। लेटर ऑन जाकर आप उसको थोड़ा बड़े पैमाने पे या तो किसी बड़े इदारे या गवर्नमेंट तक उस बात को पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक उसको बहुत आसान अल्फाज में आपको एक एग्जाम्पलर देके समझा देता हूँ। एक गली है, आप देखते हैं कि गली के अंदर रॉबरीज या डकैतियाँ या कोई इस तरह की और बहुत सारे चोरी चकारी का मसला है, तो वो गली वाले क्या करते हैं, वो गली वाले
अपनी मदद आपके तहत एक बैरिकेड लगाते हैं, एक गार्ड खड़ा कर देते हैं, और इसी को हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं ना, कि जी हमारे इस गली के अंदर मसला है, जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी या थाने वाले कोई चीज़ देखेंगे, लेट्स डू इट आवर ओन सेल्फ, लेटर ऑन फिर हम जब तक ये रिपोर्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट तक बात जाएगी तो वो हमें प्रॉपर सिक्योरिटी के कोई यहाँ पर इंतजाम प्रोवाइड कर देंगे। बट उस वक्त तक आप देखते होंगे एक बैरिकेड लगी हुई होती है गली के अंदर, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, आने जाने के वाले को पूछ रहा होता है आपने किसके यहाँ जाना है। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इस तरह की बहुत आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आपने अगर आप थोड़ा पीछे चले तो आपने देखा होगा गांव देहातों के अंदर जहाँ पे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा एक दरख्त के छांव तले भी कोई भी एक उस एरिया का, एक इलाके का जो बंदा लाइक जो पढ़ लिख कर मैट्रिक या FA या ग्रेजुएशन करके आ चुका होता था, तो कोशिश करता था कि मैं अपने इलाके के अंदर अपना पे बैक करूं, क्योंकि मैंने एजुकेशन हासिल कर ली हुई है, तो अब माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पे बैक करूं अपने इस इलाके को। तो वो क्या करता था, बच्चों को लेकर के वहाँ पे बैठ जाता था, और बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में जिस तरह भी होते थे बैठ जाते थे, और उस्ताद उनको तालीम देने का सिलसिला शुरू कर देता था। बाद में फिर आप देखते हैं कि वही टाट वाला स्कूल आस्ता आस्ता ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द बिल्डिंग, और फिर वो एक हाई स्कूल की तरफ चला जाता है। तो स्टार्ट आपने करना होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए तो आपने काम शुरू करना है। वो काम NGOs के और बड़े पैमाने पर चल जाते हैं, जहाँ पे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती हैं, स्टडी रिपोर्ट्स बनती हैं, फिर उसका फंड जो है प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन फिर आपको पता लगता है कि अब ये प्रोजेक्ट होगा। तो यानी सबसे पहले हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना है कि हमारी इंडिविजुअली जिम्मेदारी क्या है, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। कोई मुश्किल में है तो मदद कैसे करें, उसकी तालीम के लिए, सेहत के लिए, रहन सहन के लिए। और हमारा दीन भी कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सोता है तो आपको क़यामत के दिन उसका जवाब देना होगा। तो ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। गांव के एनवायरनमेंट का आपने जिक्र किया, बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट। जैसे आपने कहा कि एक शख्स जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता था बाकी बच्चों को तालीम देता था, अब हमारे अंदर शायद वो जिम्मेदारी का एहसास खत्म होता जा रहा है। हमें एक चीज़ पता है, हम दूसरे को शायद ये बताने में घबराते हैं कि अगर दूसरा सीख जाएगा तो हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी, हम दूसरे को सिखाते नहीं और उसके लिए भारी फीसेस रख देते हैं। बिल्कुल, फीस भारी होती है। लेकिन इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हम सोसाइटी में या कम्युनिटी में ला ताल्लुकी देख रहे हैं, इस ला ताल्लुकी का क्या इम्पैक्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट? अच्छा देखें, ला ताल्लुकी क्यों है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, ये ला ताल्लुकी आई कैसे। इसका ताल्लुक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के साथ है, आपकी इकोनॉमी के साथ भी आता है इसका ताल्लुक। चूँकि हर बंदा एक नफसा नफसी का दौर है, बंदा अपने वो मौश के चक्कर में इतना उलझा दिया गया है या वो फंस चुका है कि वो उसको अब शायद किसी और चीज़ की खबर ही नहीं है कि मेरे दाएं बाएं इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने मसाइल लेकर निकलता है सारा दिन के। और वो चूँकि लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर भी इसके साथ जुड़ता है। आपने देखा होगा, हम यहाँ पर नाम लेके भी बात कर लेते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी गुड। अखवत इंटरेस्ट फ्री लोनिंग वो पे कर रहे होते हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके जितने भी आप कह लें ऑफिसेज हैं, चूँकि उनकी तो ऑफिसेज उनकी मसाजिद उनके ऑफिसेज हैं बेसिकली, तो वहाँ पर एक बंदा जाके जब लोन अप्लाई करता है 10,000 से लेकर 50,000 एंड फिर वो 1 लाख 2 लाख तक भी बात जाती है, या किसानों को भी वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों दे रहे हैं, वो इसीलिए देते हैं कि ये बंदा इससे अपनी कोई रेडी लगा ले, अपना कोई भी ऐसा काम जो ये डेली बेसिस के ऊपर कुछ अर्न कर सके, तो और उससे अपना ये जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी ला सके बेसिकली। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें आपने की उस्मान अयूब साहब। कम्युनिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल ने हमारी ज़िंदगियों में आसानी से ज़्यादा मुश्किलात ऐसी पैदा कर दी हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, भाइयों का नहीं पता होता वो क्या करें। हम एक घर में, एक कमरे में बैठ के अपने आसपास के लोगों से ताल्लुक़ होते हैं। बहुत शुक्रिया, उस्मान अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और एक समाजी मसला जिसका हम शिकार हैं मजमूई तौर पे, उस पर आपने रोशनी डाली। बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ना है हमें, और आगे बढ़ते हुए हमें जी कर लेते हैं। हम लोग कुछ रेगुलर प्रोजेक्ट्स अपने ऑन भी कर रहे हैं और हम लोग चला भी रहे हैं। उसमें मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा आज आई टेस्टिंग, आई केयर के ऊपर। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है आई सेट्स का, उसकी वीकनेस का, उससे जुड़ी हुई बाकी जितनी भी बीमारियाँ हैं उसका। तो हमारे पास एक पूरा कॉम्बो वन सोल्यूशन है जिस प्लेटफॉर्म से
हम लोग ये पूरा एक आप कह लें कि फ्री आई कैंप्स जो लगाते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब तो हम अफगानिस्तान तक जा चुके हैं और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है। हम ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ हमारी एजेंसीज या बाकी की सपोर्ट से जाते हैं, बट हम कर क्या रहे हैं उसके अंदर। हमारा जो कैंप है वो इक्विप्ड होता है कंप्लीट विद आई केयर, आई टेस्टिंग, ठीक है, मेडिसन इंक्लूड। हम लोग उसी कैंप के अंदर एक लैब स्टैब्लिश करते हैं कि जो पेशेंट हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, अगर इनको ग्लासेस की ज़रूरत है तो हम लोग वो ग्लास इंक्लूड फ्रेम साथ कैरी करते हैं। इस वक्त भी, जिस वक्त वहाँ पर फ्लड फैक्ट्री तब भी जारी है आपका कैंप? जी 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 जी। इस वक्त बलूचिस्तान में नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा अभी फ्यू डेज के बाद हम लोग दोबारा से अफगानिस्तान जा रहे हैं। इसी कैंप के सिलसिले में हमारी टीम जा रही है। तो जो अब वो और हमारे पास वहाँ पर जो फ्रेम और ग्लासेस होते हैं, हम ग्लास भी वो चूज़ करते हैं जो मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव ग्लास है, जिसका कोई साइड इफेक्ट उनकी आइज के ऊपर या उनकी उसके आई केयर के ऊपर ना आए। तो ये भी हम लोग माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करने की और कम्युनिटी को डिलीवर करने के लिए कोशिश पिक कर लिया है कि ये जो बीनाई का मामला है इसको आपने एक्चुअली हम लोगों ने पिक नहीं किया। ऐसे तो हमारे बहुत सारे एरियाज हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ जबरदस्त। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपसे बड़ी यूजफुल प्रोजेक्ट इतने ज्यादा है कि मैं बताना शुरू करूंगा। कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आपको इनवाइट करें और इन्हीं तमाम मामलात पर दोबारा से भी डिस्कशन करें। माह मुहर्रम है, माह मुहर्रम की बात करेंगे, इसकी हुर्मत की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक नाजरीन। मुहर्रम उल हराम का महीना है और हराम का मतलब ही हुर्मत है। माह मुहर्रम की हुर्मत, इसका एहतराम हम सब पे लाजिम है। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से हम आज सुबह पाकिस्तान में वाक़े करबला के पस मंज़र पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी बात करें हक़ व बातिल की पहचान की। जब जब वाक़े करबला का जिक्र होता है तो मिसाल हुसैन इब्ने अली और यजीद की ही दी जाती है। करबला के सफ़र में इमाम आली मकाम ने कई खुतबे दिए और अपने क़याम के मकसद को वाज़े किया। इमाम आली मकाम ने कबीला बनी असद से करबला की ज़मीन को ख़रीदा और फिर सदका कर दिया। वकार हैदर की एक रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। हुसैन इब्ने अली ने हक्को बातिल के दरमियान एक ऐसा खत्ते तनसीक खींच दिया कि अब रहती दुनिया तक हक हुसैन से और बातिल यजीद के नाम से पहचाना जाएगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उमर इब्ने साद के लश्कर से सामना हुआ तो इमाम ने खुतबा दिया जिसमें अपने कयाम के बुलंदो आली हदफ को बयान किया। फरमाया, बेशक दुनिया ने अपने चेहरे को तब्दील कर लिया है और मकरूह चेहरे को जाहिर कर लिया है। दुनिया में नेकी खत्म हो रही है और बर्तन में जैसे थोड़ी सी रतूबत बच जाती है वैसे ही अब नेकी का फकत नाम बाकी रह गया है और दुनिया ऐसी चरागाह की तरह हो गई है कि जिसमें फकत जरासीमों का मारा हुआ और बेफायदा घास रह गया हो। दुनिया की हालत भी बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। फिर फरमाया, क्या तुम लोग देख नहीं रहे कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से दूरी इख्तियार नहीं की जा रही? इस हालत में तो मोमिन को अल्लाह ताला से मुलाकात और शहादत के लिए मुश्ताक होना चाहिए।
जब यजीद जैसा फासिक व फाजिर मिंबर शाम पर बैठ जाए और खुद को इस्लाम का खलीफा कहलवाए तो इन हालात में हुसैन जैसी शख्सियत कैसे चुपचाप बैठकर अपने नाना के दीन में नित नई बिदतों को बर्दाश्त कर सकती है। सो यही वजह थी कि हुसैन इब्ने अली ने कयाम किया और करबला बपा हुई। काफिला हुसैनी जब करबला पहुंचा तो इमाम अली मकाम ने कबीला बनी असद के सरदारों को बुलाया और उनसे 60,000 दिरहम के एवज जमीन करबला खरीदी और फिर ये जमीन इस शर्त पर उन्हें सदका कर दी कि वो लोगों को इमाम की कब्र की तरफ रहनुमाई करेंगे और 3 दिन तक उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन, मुहर्रमुल हराम, इसकी मुनासबत से आज सुबह पाकिस्तान में हम वाक़े करबला के पस मंज़र पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी आखिर क्या वजह बनी कि तारीख़ इस्लाम का ये अलमनाक सानहा रूनुमा हुआ। सवाल ये कि क्यों यजीद और उसके लश्कर ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और फजीलत का इदराक ना किया, उसे इदराक ही ना हुआ। इक़्तिदार की ऐसी हवस जिसमें वो डूब गया कि उसने इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन और उनके बेटों और दीगर साथियों को दर्दनाक मज़ालिम के बाद शहीद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पस मंज़र क्या था? माजी में क्या क्या होता रहा जिसकी वजह से ये अलमनाक सानहा रूनुमा हुआ? इस पर आज बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर अल्लामा साकिब अकबर साहब ने। वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? साकिब साहब, सबसे पहला बुनियादी सवाल हम यही, यूँ तो हर साल जब हम ट्रांसमिशंस करते हैं हमारी कोशिश होती है हम सब इसको रिवाइज़ भी करें, क्योंकि ज़ाहिर है एक रिवाइज़ ही करते हैं इस सारे मामले को जो उस वक्त हुआ, वो चाहे फिर वाक़े करबला हो, चाहे उसके बाद का इम्पैक्ट हो और चाहे उसके होने के मुहर्रिकात। तो आज हमारी कोशिश ये है कि आज हम सब ज़रा शेयर करें एक बार फिर से पस मंज़र क्या था, क्यों वाक़े करबला रूनुमा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है बुनियादी सवाल है करबला शनासी और मार्फत करबला के हवाले से कि ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ। देखें, इस्लाम कुछ अकायद, कुछ तालीमात, कुछ अखलाकियात, कुछ उसूल, कुछ तहज़ीबी उसूल, उनका नाम है, उनका मजमुआ है। अगर वो बाकी रहें तो हम कहते हैं कि इस्लाम बाकी है, बेशक, और अगर वही बाकी ना रहें सोसाइटी में तो हम कहते हैं कि वो बाकी नहीं है। और इस्लाम के नाम पर अगर एक हुकूमत कायम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और फिर उसमें ऐसी तब्दीलियां आ जाएं, ऐसा हुक्मरान आ जाए जिसके बारे में इमाम हुसैन ने उसके कज़न जो वलीद बिन उत्बा गवर्नर था मदीना का, उसने यजीद के बैत के लिए बुलाया तो आपने कहा कि नहनु अहल बैत नबुव्वा व मादन रिसाला, हम अहल बैत नबूवत हैं, हम रिसालत की कान हैं, व महबतुल वही, वही हमारे घर में उतरती है, मुख्तलिफुल मलाइका, मलाइका का आना जाना है, और यजीद वो मौलिन बिल फिस्क है, यानी एलानिया फिस्क करता है और इंसानों की जान के दरपे रहता है, यानी नाजायज़ उसने कत्ल किए हैं, मज़लूमों को उसने मारा है, बैतुल माल में ख़यानत की है, तो वो ये सारा और शराब वो पीता है। और फरमाया कि ये इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। फिर कहा मिसली ला युबाय ओ मिसला, फिर मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल है ये सारी चीज़ें बिल्कुल आ गई। आपकी रिपोर्ट में भी जो खुतबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिए, आपने कहा कि अमर बिल मारूफ जो है वो और नही अनिल मुनकर करने का वक्त आ गया है। नबी पाक ने फरमाया जब ऐसे हाकिम बरसर इक़्तिदार आ जाएं जो इस तरह से इस्लामी अक़दार को पामाल करते हों, और ये सारी जो बयान किया गया, ये सूरत हाल हो तो एक मोमिन को अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना करनी चाहिए, उसे शहादत की तमन्ना करनी चाहिए। फरमाया कि जो ऐसे हुक्मरान को नहीं रोकता, नबी पाक ने फरमाया उसका हिसाब उसी हुक्मरान के साथ होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो माशरे में पैदा हो गई थी। और यजीद को जब उसके वालिद की तरफ से नॉमिनेट किया जा रहा था, उस वक़्त भी यानी उनके अपने अजीज़ों ने भी कहा कि इस किरदार के आदमी को आप न बनाएं अपना जानशीन। लेकिन साकिब साहब, मुखालिफत उस वक्त भी, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत जुमला जो आपने इस्तेमाल किया, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता।
कानून है, ये डिफाइनिंग मोमेंट था सर, ऐसे ही? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि इमाम हुसैन से उन्होंने बैत तलब की, बैत क्यों, देखें अब बहुत सारे लोग कर चुके थे बैत, एक इमाम हुसैन ना करते तो क्या मसला था, लेकिन यजीद को के नज़दीक ये बड़ा अहम मसला था। और इमाम हुसैन भी समझते थे कि मैं खानवादा रसूल से हूँ, मैं उनका नवासा हूँ, मेरा उसके हाथ पे बैत करना गोया उसके अमाल और अफकार की ताईद है। आप देखें वो एलानिया इस तरह के शेर पढ़ता था कि लोएबत बनी हाशम बिल मुल्क, ये तो बनी हाशम ने हुकूमत के हसूल के लिए ढोंग रचा रखा था, ना कोई वही आई, ना कोई नबी आया, ना कोई फरिश्ता आया, शराब पीता था। जब आपके सर वहाँ पहुँचे, वहाँ पर इमाम हुसैन के और बाकी शहदा के उसके दरबार में, तो उसने कहा कि आज मेरे बदर के, यानी उसके जो रिश्तेदार मौला अली के हाथों या नबी पाक के सहाबा के हाथों मारे गए थे, वो तो मुशरिक थे बदर में जो आए थे। बिल्कुल, तो कहा कि वो होते तो वो कहते कि यजीद तेरे हाथ शल ना हो, तूने आज बदला ले लिया हमारा। यानी आप ये देखें कि कुरान का इनकार कर रहा है, उन मुशरिकीन की तायीद कर रहा है, नबी पाक के जहाद और उसकी मुखालफत कर रहा है, ये सारे काम सरेआम करता था। और बंदरों को पालना, उनको उलमा का लिबास पहनाना, उनको गधियों के ऊपर सवार करना, इस तरह की हरकतें, यानी कोई ना अखलाकियात की पासदारी ना कुछ और, इस तरह की उसकी हरकतें थी। तो मेरा ख्याल ये है कि इमाम हुसैन ने इतना, कहते ना यानी उन्होंने बहरे हक दर खाक व खूं गलती दे अस्त, अल्लामा इकबाल का शेर है, पस बिनाए ला इला गर्दी दे अस्त, उन्होंने अपने खून से हद फासिल कायम कर दी कि इस तरफ हक है और इस तरफ बातिल है। आइंदा एक शख्स जब हुक्मरान बनकर आए और वो अपने आप को इस्लाम से कहे कि मैं वाबस्ता हूँ, तो किरदार देखो, क्या उसका किरदार हुसैनी है या उसका किरदार यजीदी है। सिर्फ नाम से नहीं बात बनती, काम से बात बनती है। इस्लाम काम का पैगाम देता है, अखलाक और अकदार लेके आया है सारे नबियों की। इमाम हुसैन की तो यानी का मुकाम ही बहुत ज़्यादा था। नबी पाक ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक अजीब हदीस है, नबी पाक ने फरमाया कि अर्श के दाईं तरफ लिखा है कि अल हुसैनो मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, हुसैन हदायत का चिराग है और नजात की किश्ती है। आपने यानी वो जो बाकी अहादीस में फरमाया, मैं दो चीज़ें छोड़े जाता हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत, जो इनका दामन पकड़े रखेगा हरगिज़ गुमराह नहीं होगा और ये भी क़यामत तक इकट्ठे रहेंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर मेरे पास आएँ। तो मेरा ख्याल है इनका मुकाम भी बयान किया जा चुका है। इनका मुकाम भी नबी पाक ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत रख और उससे भी मोहब्बत रख जो हुसैन से मोहब्बत रखे। ऐसी ऐसी बातें मेरा ख्याल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नबी पाक। अच्छा, एक अजीब बात है, शहादत की खबर तो आपने दी, वो मिट्टी भी दी आपने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा को कि ये जब मेरा बेटा शहीद होगा तो ये सुर्ख हो जाएगी। आपने फरमाया इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, हुसैन कत्ल हो जाएंगे जब, तो उससे एक हरारत पैदा होगी, एक शोला भड़केगा मोमिनीन के दिल में, जो हरगिज़ कभी भी जो है वो ठंडा नहीं होगा। यानी ये एक, इससे उम्मत को एक हरारत मिलेगी, हमेशा हक के लिए उठने का एक जज्बा मिलेगा, अपनी उम्मत और अपनी मिल्लत के दिफा के लिए यहाँ से सबक लेंगे। आप देखें कि ये जो आज़ादी के हमारे हीरो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये उस वक़्त बरतानवी साम्राज्य के मुकाबले पे कह रहे थे कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लामा साहब, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम ने उस वक्त हक़ के लिए जिस तरह से आवाज़ बुलंद की, जब हम पैगाम हक़ को देखते हैं इस तनाज़ुर में, वो पैगाम क्या है असल में? देखिए, पैगाम ये है कि आप जुल्म को बर्दाश्त न करें, जुल्म के सामने सर ना झुकाएं, बातिल के सामने सर ना झुकाएं, यहाँ तक कि इस मकसद के लिए अगर आपको अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए तो कुर्बान कर दें।
उन्होंने अपने अजीज़ अंसार को कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। वो कहते थे कि या बैत करो या हम तुम्हें कत्ल करेंगे, हमें तो यही हुक्म है यजीद और उसके गवर्नर की तरफ से। तो आपने फरमाया कि कहने लगे हुसैन है रब्बे दोसरा, दो राह पर है जालिमों ने ला खड़ा किया, बैत करूं कबूल या फिर सुरखरू कज़ा, लेकिन तेरे हुसैन का बस एक है फैसला, बैत का हाथ दूंगा ना हरगिज़ यजीद को, तेरी गवाही देना है तेरे शहीद को। मेरा ख्याल है कि ये कुल पैगाम है कि देखिए अगर हम ही छोड़ दें, मुसलमान जो नबी पाक के वारिस हैं, जानशीन हैं, ख़त्म नबूवत हो चुकी है, कुरान महफूज है, नबी का उसवा महफूज है, अहले बैत और सहाबा की सीरत किरदार महफूज है, हम इसके वारिस हैं। अगर हम इसकी विरासत को के साथ हम राब्ता कमज़ोर कर देंगे तो इस्लाम के लिए हमारी वफ़ादारी उस तरह से साबित नहीं हो सकती। दुनिया में कैसे हो सकता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर में जुल्म होता रहे तो हम खामोश रहें, फ़लस्तीन में जुल्म होता रहे हम खामोश रहें, ये है यानी हमें विरासत में मिली है। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सबक है जो हमेशा रहती दुनिया तक। अच्छा, इमाम हुसैन से ये सबक तो गैर मुस्लिमों ने लिया है, हिंदुओं ने उनको खराज तहसीन पेश किया है, सिखों ने किया है, मसीहियों ने किया है और आज तक करते चले आ रहे हैं। वहाँ जाते हैं, करबला में ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन की जाते हैं। इमाम हुसैन के वजूद में एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी कुव्वत है कि जो आदमी भी जिसके दिल की खिड़की खुली हो और जिसके अंदर हो कि मैं हक़ को पहचानूं और जो हुर्रियत पसंद हो, अल्लामा इकबाल उनको अहरार का पेशवा के तौर पर यानी हुर्रियत पसंदों के इमाम और कायद के तौर पर जो है वो जिक्र करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, चढ़ जाए कट के सर तेरा, अपना मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं, जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन जानते थे ये जो हक़ और बातिल की जंग है इसका नतीजा क्या निकलेगा, उनकी शहादत की सूरत में निकलेगा, ये भी जानते हों रास्ता क्या होगा, ये भी जानते हों मार्का कहाँ होगा, ये भी जानते हों कि इन्हें एक पिक्चर उनके पास क्लियर हो, उसको देखते हुए भी ये एनर्जी उनके अंदर होना कि लख्ते जिगर को भी साथ लेकर जाना है, ख़वातीन को भी साथ लेकर जाना है। नहीं, आपने एक बड़ा प्यारा जुमला, अपना सब कुछ लुटा देना, सब कुछ कुर्बान कर देना, ये हौसला कहाँ से आया था? देखिए, कहते हैं कि किसी ने कहा कि आप क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो आपने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी ये कहा और दीगर भी आपके अजीज़ों ने कहा कि आप ना जाएं, कूफी तो बड़े बेवफा हैं, आपके बाप के साथ बिल्कुल क्या किया, भाई रोका। के साथ क्या किया, तो आप ना जाएं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से कि मुझे ख्वाब में नबी पाक आए हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हें अपने रास्ते में शहीद देखना चाहता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब ज़ैनब को इनको तो छोड़ जाएं, तो उन्होंने कहा इनके बारे में भी यही हुक्म है, इसमें भी कोई हिकमत परवरदिगार की पोशीदा है। और आप ये देखें कि अगर जनाब ज़ैनब और बाकी ये लोग ना होते तो पैगाम करबला आम ना होता, होता। हर जगह पे पैगाम इमाम हुसैन का और इस वजूहात को बयान किया है, तो यानी ये कैसे पहुँचता हमारे तक। कहते हैं हदीस से इश्क दो बाबस्त करबलाओ दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर दो दीगरी ज़ैनब। आप ये देखें कि छोटा सा बच्चा 6 माह का, आपने कहा कि मेरा तो कोई कसूर होगा तुम्हारी नज़रों में, इसका क्या कसूर है, इसको तो पानी पिलाओ। तो लोगों ने कहा कि हुसैन बेटे के नाम पर, बच्चे के तो खुद पानी पीना चाहते हैं, तो वो आपने उनको वो ज़मीन करबला पे रख दिया और कहा कि अब पिला लो पानी, और तब लेकिन उन्होंने नहीं। तो मेरा ख्याल है इन बच्चों के ज़रिए, इन औरतों के ज़रिए इधर की भी हकीकत और माहियत खूब आश्कार हो गई और उधर की भी कि वो वैशी थे, वो दरिंदे थे, उनके सीने में इंसान का दिल ना धड़कता था। इस्लाम की पासदारी वो क्या करते, वो तो अरबों के जो अखलाकियात थे उसको भी उन्होंने पामाल कर दिया। इमाम हुसैन की लाश पर 10 घोड़े दौड़ाए, ये दाएं तरफ से पहले, फिर बाएं तरफ से, यहाँ तक कि दाएं तरफ की पसलियाँ बाईं तरफ आ गई और बाईं तरफ की दाईं तरफ आ गई। तो ये उनकी वहशत, उनके जुल्म की और उनकी इंतहा है। ये साबित होना कि ये हैं यजीद वाले और ये हैं हुसैन वाले, तो ये बड़ी अहम बात है कि उनके
फिर भी उनको पानी पिलाने वाले ये थे सबसे पहले। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हकीकत जो है ना आश्कार नहीं हो सकती थी अगर ये बच्चे ना होते, बड़े ना होते, बुज़ुर्ग ना होते, ख़वातीन ना होती। तो ये कहते हैं ना, तेरी सुन्नत है शहीदों के लहू की तशहीर, बिनते ज़हरा तेरे खुतबों की सदा बाकी है। तो जनाब ज़हरा की बेटी ने, जनाब ज़ैनब ने, उम्मे कुलसूम ने, हज़रत अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ने ये फिर पैगाम जो है वो आगे पहुँचाया। और उन्हीं के ज़रिए ये देखे, कहते हैं ना, इस वाक़े के या इस हदीस के रावी कौन है? करबला के रावी ये हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, जनाब ज़ैनब है, जनाब उम्मे कुलसूम है। आँखों देखी बातें इन्होंने बयान की हैं। बेशक वो ना होते तो पैगाम करबला, पैगाम हुसैन आम ना होता। अल्लामा साकिब अकबर साहब, बहुत शुक्रिया, आज की नशरियात में आपने साथ दिया। हमारी कोशिश, हमने कल भी कहा था, यही होगी कि हम आशूरा तक कोशिश ये करेंगे, जिस तरह आज हमने पस मंज़र की बात की, हम लश्कर की तैयारी की बात भी करेंगे, पड़ाव डालने की बात भी करेंगे, हम करबला के मैदान की बात भी करेंगे, हम यजीद के जुल्म और बर्बरियत का तस्करा भी करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम है जानना। चूँकि जब हक़ और बातिल की पहचान, जिस तरह हमने आगाज़ में भी कहा कि अब जो मिसाल दी जाती है, अगर हुसैन की मिसाल दी जाती है तो हम देखते हैं कि हुसैन ज़िंदा है और हुसैन हमेशा के लिए ज़िंदा है। और जब बात हम यजीद की करते हैं तो बातिल के साथ हम यजीद को जोड़ते हैं। इससे बड़ी सुबकी हो नहीं सकती थी यजीद की, कि जिस तरह से अब यजीद को जिस तरह जो इस्तारा यजीद का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जब पैगाम करबला आम हुआ, हम उसकी बात भी करेंगे आइंदा आने वाली ट्रांसमिशंस में। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो।